Well, my dear students, today we will discuss the structure of Indian civil services. The structure of Indian civil services, a very important chapter for students of Indian administration. Scholars of public administration and those who are wishing to join the Indian civil services और स्टेट सिविल सर्विसेज उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग भारतीय सेवाओं में या प्रांतीय सेवाओं में या जो मतलब कोई भी जो नौकरी करना चाहता है उसके लिए चैप्टर बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ये देखेंगे आज के जो भारतीय सिविल सर्विसेज है उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इनको संगठित किया गया है भारत में, कैसे इनका ढांचा कैसा है, संगठन कैसा है। तो आओ हम इसको देखेंगे। ये तो सेवाएं तो सिविल सर्विसेज तो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक तौर पर उसको हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब दिसंबर 1600 में, दिसंबर 1600 में 31 दिसंबर, वो भी 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ 1600 की बात है। दिसंबर 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये मैंने एक किताब में पढ़ा था, बाकी बहुत सारी किताबों में चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो स्थापना होती है, भारत में आती है, यहाँ देखती है, व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ आकर वो व्यापार की जगह सरकार चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्या होता है वहाँ पे उन्होंने उसमें उनके पास या दो तरह के सिविल सेवाएं थी। उनके पास दो तरह के नौकरशाही थी, या कहेंगे कि दो तरह के सरकारी कर्मचारी थे उनके पास। सिंपल भाषा में सरकारी कर्मचारी, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पहले प्रकार का था कोविनेटेड एंड नॉन कोविनेटेड। तो जो कोविनेटेड थे वो क्या करते थे, वो हायर पोस्ट जो थी कंपनी की उनमें वो काम करते थे। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिसाइडर, कंट्रोलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आजकल हमारी इंडियन सिविल सर्विसेज है। और दूसरे थे नॉन कोविनेटेड, उसमें जो थे वो छोटी छोटी नौकरियां थी, जैसे क्लरिक का या उससे छोटे पद, जैसे आजकल क्लास 3 और क्लास 4 थे। और कोविनेटेड में इंडियंस को वो भर्ती नहीं करते थे राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यूरोप के लोग ही और मुख्य तौर पर इंग्लैंड के ही लोग उसमें होते थे। इसके साथ ही जो दूसरी थी नॉन कोविनेटेड, उसमें इंडियंस लोग को वो भर्ती करते थे। उसमें इंडियंस लोग ही होते थे, वो अंग्रेज लोग इसमें काम नहीं करते थे, छोटे छोटे काम होते थे ना। अच्छा, इसमें बुराइयां भी बहुत थी। फिर इसके बाद क्या होता है, 1887 अंग्रेजों की सरकार ने इंग्लैंड में जो बैठी थी, उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ देखते हैं भाई इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी बुराइयां थी। कैसे इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करें, अच्छा बनाएं इनको। और तो उन्होंने 1887 में एक एटकीसन कमीशन की स्थापना की। एटकीसन नाम था, एटकीसन। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन सेवाओं को 3 भागों में बांट दिया, 3 टायर सिस्टम। पहली को बनाया उन्होंने, पहली का नाम रखा शाही सेवाएं, रॉयल सर्विसेज। और दूसरी थी प्रांतीय सर्विसेज। प्रांतीय मीन्स जो उन समय के प्रांत थे, प्रांत जैसे आजकल के स्टेट्स हैं, प्रांतीय सेवाएं। और अलाइड सर्विसेज, अलाइड सर्विसेज मीन्स अधीन सेवाएं, जैसे आजकल भी होती है। तो 3 तरह का उन्होंने ढांचा तैयार किया। पहला रॉयल सर्विसेज, दूसरा प्रोविंशियल सर्विसेज या प्रांतीय सेवाएं, और तीसरा अलाइड सर्विसेज।
छोटी, जो इन दोनों की हेल्प करती थी काम को पूरा करने में, इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन द पॉलिसीज। इसी तरह से आगे चलकर फिर इसमें बड़े लंबे समय तक जब कोई सेवाएं चलती रहती है तो उनमें त्रुटियाँ आ जाती हैं, कमी आ जाती है। तो इसके बाद फिर 1912 में एक और कमीशन की स्थापना होती है। उस कमीशन का नाम था इसलिंगन कमीशन। उस कमीशन का नाम था इसलिंगन कमीशन। और देखो बड़े मज़े की बात देखो कि 1912 में 1912 में इसलिंगन कमीशन की स्थापना होती है और रिपोर्ट देता है 1915 में। देखो कितना इंडियंस के साथ आज भी कोई काम, अगर कोई काम नहीं करना है ना, कई सरकारें ऐसा करती हैं, काम नहीं करना है तो कमेटी बना दो, कमीशन बना दो, करता रहेगा स्टडी 2-2, 3-3, 4-4 साल, है ना। और जब लोग पूछेंगे कि क्या हुआ हमारे काम का, तो बोले कमीशन बैठाया हुआ हमने कमेटी बैठाई हुई है। तो ये कमेटी वगैरह ज़्यादातर अंग्रेज़ों की ही देन है ये, और अंग्रेज इसको इसलिए करते थे कि इनके काम को रोका जाए, काम को पेंडिंग किया जाए। पेंडिंग करने का इनका बेसिक उद्देश्य होता था। इसी तरह से आगे चलकर फिर 1915 में जो रिपोर्ट दी, उसमें इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया कि 2 तरह की सेवाएं रखी, 2 श्रेणी में बांट दिया इंडियन सिविल सर्विसेज को। कौन कौन सी? हायर क्लास एंड लोअर क्लास, सीधा ही 2 भाग, एक को कहेंगे हायर क्लास, दूसरे को कहेंगे लोअर क्लास। और इसमें क्या करते थे, हायर क्लास की जो नियुक्ति होती थी वो जो इंग्लैंड की संसद में, इंग्लैंड की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भारत मंत्री की पोस्ट होती थी, एक पोर्टफोलियो भारत मंत्री, मतलब एक सा मंत्री होता था जो भारत के लिए काम करता था, इंडिया के लिए। तो भारत मंत्री, और एक होता था पावरफुल फिर हमारे यहाँ इंडिया में जो वहीं का अंग्रेजों का जो यहाँ पे क्या कहते थे नुमाइंदा होता था, जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्यों में गवर्नर होता था, वैसे ही हमारे इंडिया के लिए होता था गवर्नर जनरल। तो जो हाई क्लास थी सेवाएं थी, उनके लिए जो नियुक्ति होती थी वो भारत मंत्री के कहने पर होती थी, और जो लोअर क्लास की जो सेवाएं थी उनकी नियुक्ति जो थी वो गवर्नर जनरल करता था। ये फर्क था इनमें। तो इसी तरह से आगे फिर एक और कमीशन की स्थापना होती है। इसमें भी बहुत त्रुटियां थी, 2 तरह में बांट दी, 2 तरह में, तो बड़ा असंभव सी बात होती है। इसी तरह फिर ली कमीशन की स्थापना होती है 1923 में। ली कमीशन ने क्या कहा कि इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़कर सभी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। बाकी सेवाएं सब खत्म, ये 3-4 सेवाएं रखो, बाकी सब खत्म, सुझाव दिया था ली कमीशन ने। ली कमीशन ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि यूपीएससी की तरह रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाए। और पहली बार 1928 में हमारे देश में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी भर्ती के लिए, इसको याद रखना आपने। इसी तरह से 1930 में फिर रीऑर्गेनाइज किया, 1930 में 1930 में 2 तरह की सेवाएं रखी इसमें, एक ऑल इंडिया सर्विसेज और एक सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज पूरे भारत के लिए काम करेंगी और सेंट्रल सर्विसेज जो है वो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगी। उनके जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट है या इस तरह का जो वहाँ पे केंद्र के जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वो उनमें ही वो सेंट्रल सर्विसेज काम करेंगी। और ऑल इंडिया सर्विसेज में इनको इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इनको रखा गया, और एक और थी इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इस तरह की सेवाएं थी। और सेंट्रल सर्विसेज में क्लास 1, क्लास 2 सेंट्रल सर्विसेज में जो सिर्फ केंद्र सरकार के कार्यों को पूरा करती थी, उनमें कौन सी रखी? क्लास 1, क्लास 2 और हीन सेवाएं। जो नाम क्या रखा 1930 में, हीन सेवाएं, जिनको आज हम बोलते हैं बड़ी, मतलब क्या बोले, हीन से 4th क्लास जिनको आज बोलते हैं, हीन सेवाएं। एक अधीन लाइट सर्विसेज 1930 में 4 भागों में बांटा था, 4 पार्ट्स इंडियन सिविल सर्विसेज को।
क्लास 1, क्लास 2, अलाइड सर्विसेज और हीन सर्विसेज, हीन सेवाएं। इसके बाद फिर 1947 की बात आती है। 1947 में जो अधीन सेवाएं थी, अलाइड सर्विसेज थी, और जो हीन सेवाएं थी उनको क्लास 3 और क्लास 4 में बांट दिया। हीन सेवाओं को अधीन और हीन को, बाकी क्लास 1 क्लास 2 वैसे रही। और लेकिन आजकल जो हमारी सिविल सर्विसेज के हैं वो 8 आधार हैं। मॉडर्न टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 1947 में इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज किया, 8 भागों में बांटा। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरी केंद्रीय सेवाएं प्रथम श्रेणी, तीसरी केंद्रीय सेवाएं द्वितीय श्रेणी, और उसके बाद प्रादेशिक सेवाएं, प्रादेशिक सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तृतीय श्रेणी, केंद्रीय सेवाएं चतुर्थ श्रेणी। इसी तरह से 8 भागों में बांटा इनको, और 8 प्रकार हुए इनके सभी के। और लेकिन बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम ये भी कहते हैं कि बेसिकली ये 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और केंद्रीय असैनिक सेवाएं। और इसके बाद फिर राज्यों की है स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे हिमाचल की HAS है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, केंद्र की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पंजाब का पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस तरह से अलग अलग प्रकार है। और है ये सारी, मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज में फिर कौन कौन सी हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज में होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसमें भी 3 श्रेणी है आगे जाकर, इनको भी आगे, इनमें भी अपने आप में ही विद इन इटसेल्फ, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इसमें भी 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? जो बड़े सीनियर लोग हैं उनको बोलते सुपर टाइम स्केल, उनको सुपर टाइम स्केल मिलेगा। जो उनसे थोड़ा सा लोअर उसमें है, वरिष्ठता में, उनको वेतन भी कम मिलेगा, तो उनको वरिष्ठ वेतन वाली श्रेणी में रखा हुआ। और जो बिल्कुल नए नए हैं, जैसे IAS करते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनको जो ऑफिस मिलता है, उनको रखा उन्होंने कनिष्ठ वेतन मान में, कनिष्ठ वेतन मान में, जूनियर टाइम स्केल में बोलते हैं इसको। सेंट्रल सर्विसेज में हमारे पास 4 प्रकार की है। उसी तरह से क्लास 1 फर्स्ट क्लास, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4, ये सेवाओं का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन। इसी तरह स्टेट सर्विसेज है, जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट पुलिस सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस तरह की सेवाएं हैं। और इसमें भी फिर एक और प्रकार है इसमें सिविल सर्विसेज का बांटा हुआ। कौन कौन सी? गस्टेड एंड नॉन गस्टेड। गस्टेड और नॉन गस्टेड क्या होती है? कई बार पर्सनल इंटरव्यू में पूछ लेंगे, UPSC वाले पूछ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा रुकावट हो गई थी, उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ मैं ये कह रहा था कि इसके बाद फिर इसको आगे फिर बांटा गया है 2 श्रेणियों में। कौन कौन सी है? गस्टेड पोस्ट एंड नॉन गस्टेड। अब ये बहुत सारी उसमें पूछते हैं गस्टेड और नॉन गस्टेड ऑफिसर्स, गस्टेड ऑफिसर्स किसे कहते हैं? तो ये याद रखना बने कि हर सरकार की एक ऑफिशियल गजट होती है, हर साल छपती है। केंद्र सरकार की भी है, हमारी प्रदेश सरकारों की भी होती है, और ये राजाओं के टाइम में भी छपती थी, जैसे बिलासपुर गजेटियर, कांगड़ा गजेटियर। तो गजट मतलब एक ऐसी किताब बोल सकते हैं जिसको सरकारें छापती हैं। और जो गजेटेड ऑफिसर वो होता है जिसकी जो अपॉइंटमेंट की अधिसूचना उस ऑफिशियल गजट में की जाती है, इसको गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। ऐसा ऑफिसर, ऐसी सेवाएं जिनकी अधिसूचना, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की ऑफिशियल गजट में होती है, उसे गजेटेड ऑफिसर कहते हैं। क्लास 1, क्लास 2, और इनको
डीडीओ पावर भी होती है और भी बहुत सारी मतलब वो टॉप लेवल की ही पोस्ट में काम करते हैं, उसे कहते हैं गजटेड ऑफिसर। तो आजकल का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको बड़े गौर से सुनेंगे और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना, क्योंकि काम की बातें हैं ये। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद भी। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके।